जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। आपको पता है साथियों कि आपके जो भी एग्जाम लगे हुए हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपी पुलिस का हो, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का हो, या फिर आपके आने वाले वीडियो के एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, यूपीएसआई का हो, एसएससी जीडी, यानी कि कोई भी एग्जाम आ रहा है, यानी एनी एग्जाम वन सोल्यूशन। क्या होगा साथियों कि आप हमारे साथ जो ये प्लेलिस्ट है संपूर्ण पॉलिटी की, इसे पढ़ लीजिएगा दोस्तों। सब कुछ दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके संविधान से संबंधित। चलिए साथियों, आपको पता है हमने भाग 6 तक देख लिया था। क्या देख लिया था दोस्तों? भाग 6 तक देख लिया था। अब देखिए भाग 7 तो है नहीं, भाग 7 एकमात्र ऐसा भाग है जिसे समाप्त कर दिया। भाग 8 में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, तो उसे हमने देखा। अब दोस्तों हम देखेंगे आज स्थानीय स्वशासन। आपको बता दें कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही हम भाग 9 देखेंगे। ठीक है, भाग 9 का ए, 9 का बी, है ना, ऐसी चीजें भी हम इसी में देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज स्थानीय स्वशासन। उससे पहले बता दें कि अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर सीधा प्लेलिस्ट पे जाइए। और साथियों आपको बता दें, जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो देखिए ये आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट संपूर्ण भारतीय संविधान एवं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे दोस्तों एक क्रम में लगी हुई सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जा करके बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों आप संविधान को बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2022-23 के हमने क्लासेस चलाई है दोस्तों जीके की, तो लगभग 6-7 क्लासेस हो गई हैं। जा करके आप इसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। और आपको बता दें कि संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाई किसी भी एग्जाम्स के लिए। अगर आप यूपी SSC की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से पूरी हिंदी आप ग्रहण कर सकते हैं। और अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप इस वाले प्लेलिस्ट से आप पुलिस की तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों स्थानीय स्वशासन होता क्या है? स्थानीय तो परिभाषा की अगर मैं बात करूं, ऐसे परिभाषा समझ लीजिएगा क्या होता है। देखिए किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों के द्वारा ही अपने क्षेत्र के शासन में भाग लेना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि मान ले दोस्तों आपके ऊपर कोई शासन कर रहा है, तो वो आपके ही गांव से हो, आपके ही शहर से हो, आपके ही जिला से हो। समझिएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे समझिएगा, एक ही समझिएगा, मतलब आपके क्षेत्र का होना चाहिए, आपके ही गांव का, आपके ही आस पड़ोस का होना चाहिए, उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। यानी कि अपने ही बीच से कोई होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं, क्या देखते हैं मेरे साथियों, जैसे आपने देखा कि आपके यहाँ कोई सांसद है, आपके यहाँ का कोई सांसद है, तो क्या आपके जिला का है? दोस्तों बहुत मुश्किल है कि आपके पास का हो, ठीक है, आपके गांव का हो, आपके जिला का हो, ये बड़ा मुश्किल है। मगर साथियों कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो आपके यहाँ ग्राम प्रधान होता है, क्या होता है दोस्तों? ग्राम प्रधान होता है, वो आपके गांव का ही होता है, यानी आपके ही स्थानीय लोगों का होता है, आपके आस पड़ोस का होता है, आपके गांव का होता है। उसे ही दोस्तों स्थानीय स्वशासन कहते हैं। यानी कि जब आपके ऊपर वही शासन करता है जो आपके आस पास से निकलता है, जो आपकी कमियों को जानता है, जो आपके कमियों को सुधारता है दोस्तों, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मैं समझाना चाहूं तो आपके गांव का ग्राम प्रधान। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे स्थानीय स्वशासन का होता है मतलब अपने ही लोगों द्वारा अपने ही शासन में भाग लेना। ठीक है, चलिए अब एक व्यक्ति है दोस्तों GDF कोल, वो क्या कहते हैं इसके बारे में, उनका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्रों में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। यानी जो अपने ही क्षेत्र में, जो सीमित क्षेत्र है दोस्तों, उसमें जो अधिकार होते हैं उसका उपयोग करता है। एक चीज मैं बता दूं तो यह लोकतांत्रिक दोस्तों विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है। आपसे पूछेगा कि साथियों जो स्थानीय स्वशासन होता है वो किस लोकतांत्रिक को दोस्तों सुनिश्चित करता है, तो आप बताएंगे विकेंद्रीकरण। देखिए केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है, ये चीज समझिएगा। देखिए केंद्रीकरण का क्या होता है, आप अगर इसकी बात करते हो दोस्तों, तो देखिए केंद्रीकरण क्या होता है, इसमें कहने का मतलब है पहले आप केंद्र का डेवलप करिए। जब आप केंद्र का डेवलप करेंगे फिर दोस्तों राज्य का भी हो जाएगा, और राज्य का डेवलप होगा दोस्तों जिला का हो जाएगा, और जिला का डेवलप होगा तो ब्लॉक का भी हो जाएगा, और ब्लॉक डेवलप होगा दोस्तों गांव भी डेवलप हो जाएंगे। यानी कि ये कहा गया, यानी ऊपर से नीचे की ओर, है ना। यानी सबसे बड़ा क्या है? केंद्र, फिर उससे छोटा राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक, फिर ग्राम। ये होता है केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का होता है दोस्तों छोटी चीज से ऊपर की ओर जाना। यानी पहले इसका मतलब दोस्तों क्या है, पहले गांव का विकास करिए। अगर आप सभी गांव का विकास कर लेते दोस्तों तो एक ब्लॉक का विकास हो जाएगा। अगर सभी ब्लॉकों का विकास होगा दोस्तों
दोस्तों एक जिला का विकास होगा। अगर दोस्तों सभी जिला का विकास हो गया तो क्या राज्यों का विकास हो जाएगा, और राज्यों का अगर सभी विकास हो गया तो अपने आप दोस्तों केंद्र यानी कि देश का विकास हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, केंद्रीकरण क्या होता है दोस्तों, केंद्रीकरण होता है ऊपर से नीचे की ओर आना, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, है ना। और दोस्तों विकेंद्रीकरण जस्ट उसका उल्टा होता है, छोटे से ऊपर की ओर दोस्तों प्रगति करना। समझ गए, ज्यादा देखिए लेक्चर नहीं देना, वैसे ये चीजें आपको समझना, बस इतना पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन दोस्तों किससे प्रेरित है, तो आप बताएंगे विकेंद्रीकरण से। किससे, विकेंद्रीकरण, क्योंकि दोस्तों स्थानीय स्वशासन में क्या होता है, पहले गांव का प्रधान होता है दोस्तों, वो गांव को डेवलप करता है, फिर दोस्तों ब्लॉक डेवलप होते हैं, सभी गांव ब्लॉक अगर डेवलपमेंट हो गया तो सभी ब्लॉक डेवलपमेंट हो जाएंगे, और सभी ब्लॉक होगा दोस्तों जिला होगा, और जिला डेवलप हो गया तो दोस्तों आपको पता सारे राज्य हो जाएगा, और राज्य डेवलप होते होते दोस्तों आपका पूरा देश डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा जा सकता है। कैसे दोस्तों, स्थानीय स्वशासन को हम दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। आपको पता है आपके यहाँ भी दो तरीके के वो होते हैं दोस्तों, एक नगर होता है, एक गांव होता है। कहते नहीं वो शहर से आए हैं, शहर मतलब क्या, नगर, है ना, और हम लोग गांव से हैं, ऐसा कहते नहीं। तो दोस्तों गांव में अलग तरीके से होते हैं। देखिए आप गांव में होंगे तो आपके यहाँ प्रधान होगा, मगर दोस्तों नगर में प्रधान नहीं होता, नगर में नगर पालिका होती, नगर पंचायत होता, नगर निगम होता है ना। गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत होता। तो वो चीजें दोस्तों, इसीलिए हम स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांट सकते हैं। कैसा, पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए 3 लेयर होते दोस्तों, त्रिस्तरीय होते, ठीक है, त्रिस्तरीय ग्रामीण में भी और त्रिस्तरीय नगरीय क्षेत्र में भी। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। अब देखिए एक होता दोस्तों सबसे नीचे क्या होता है, ग्राम पंचायत, फिर उससे ऊपर होता है ब्लॉक पंचायत, और फिर दोस्तों उसके ऊपर होता है जिला पंचायत, है ना। ग्राम पंचायत ग्राम प्रमुख हो जाता है दोस्तों, प्रधान हो जाता है, ब्लॉक प्रमुख होता है ब्लॉक पंचायत, और जिला पंचायत का जिला प्रमुख, है ना। उसी प्रकार से शहरों में दोस्तों क्या होता है, नगर पालिका होता है, फिर नगर पालिका के ऊपर नगर पंचायत, फिर नगर पंचायत के ऊपर नगर निगम होता है। तो दोस्तों ये होगा स्थानीय स्वशासन, यानी जो भी दोस्तों ग्राम पंचायत होगा अपने गांव का होगा, ब्लॉक पंचायत अपने ही ब्लॉक का होगा, और जिला पंचायत अपने ही जिले का होगा। ठीक है, अब जो जिला पंचायत बनेगा दोस्तों अपने ही जिले का व्यक्ति जिला पंचायत बनेगा। समझ गए, बहुत अच्छे से। चलिए अब हम दोस्तों स्थानीय स्वशासन का इतिहास भी देख लें, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब देखिए स्थानीय स्वशासन का इतिहास कब से शुरू हुआ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय ग्रामीण प्रशासन हेतु पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख दोस्तों, जो पंचायतें हैं ना दोस्तों, इनकी व्यवस्था का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में भी मिल जाता है। कहां मिल जाता है, ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है, 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद दोस्तों। वहां पर भी पंचायतों की व्यवस्था का वर्णन किया गया था। आपको बता दें ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वेद के समय दोस्तों जो समाज होते थे, यानी ऋग्वैदिक काल में गांव दोस्तों प्रशासन की आधारभूत इकाई होती थी, यानी ऋग्वैदिक काल में भी दोस्तों गांव होते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए सन 1864 में, याद रखिएगा कि सन 1864 में साथियों भारत सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन को दोस्तों मान्यता प्रदान की गई। यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है इनको भारत सरकार ने दोस्तों क्या किया, उस समय देखिए अंग्रेजों का शासन था, ऐसा मत समझिएगा दोस्तों, है ना, कि ये क्योंकि आजाद तो हम बाद में हो ना, तो 1864 में अंग्रेज थे, उन्हों के द्वारा दोस्तों, यानी उनके द्वारा इसे स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई कि हाँ ये चीजें हो सकती है, बेहतर कर सकती है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि 1870 में, 1870 दोस्तों ये याद रखेंगे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, देखिए 1870 में क्या होता है, मेयो, ठीक है, इनके आगे लॉर्ड लगाने लायक तो है नहीं ये। ठीक है, तो मेयो याद रखेंगे कि 1870 में मेयो ने स्थानीय स्वशासन को कार्यात्मक शक्ति तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान की। याद रखेंगे ये वही व्यक्ति है मेयो जिसने दोस्तों प्रथम जनगणना शुरू की थी दोस्तों। 1872 में पहली बार जनगणना शुरू की थी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है कि पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी, तो मेयो काल में। तो वही मेयो है जिसने दोस्तों स्थानीय स्वशासन यानी गांव को दोस्तों, जो गांव लेवल पे स्वशासन होते हैं, इनको थोड़े कार्य की शक्तियां दी और थोड़ा पैसे भी दिए, है ना, कि भैया देखिए काम कैसे करेगा प्रधान, वो अपने पास से तो लेकर नहीं आएगा, कुछ पैसे भी इनको मिलने चाहिए, कुछ शक्तियां भी मिलनी चाहिए, तो वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की और इनको थोड़े बहुत काम बताया कि ये काम आप कर सकते हैं। तो ये मेयो के समय दोस्तों ऐसी शुरुआत की जाती है। ठीक है, मगर साथियों
अब रिपन आता है दोस्तों 1882 में। देखिए रिपन प्रस्ताव आता है, रिपन द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसको हम रिपन प्रस्ताव कहते हैं। आपको बता दें कि रिपन प्रस्ताव 1882 में नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों एवं जिला स्तर पर बोर्ड का गठन किया गया दोस्तों। ठीक है, गठन के लिए बताया गया, तो याद रखेंगे। और यही रिपन है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने दोस्तों नियमित जनगणना शुरू की। दोस्तों रिपन के द्वारा नियमित रूप से जनगणना शुरू की गई थी दोस्तों, यानी नियमित मतलब हर 10 साल वाली। ठीक है, और 1881 में सबसे पहले नियमित रूप से जनगणना की जाती है। और सबसे पहले किसने शुरू की, तो मेयो ने। दो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इसमें डाल दिया, आपको भ्रमित ना हो। ठीक है, तो रिपन प्रस्ताव आपको पता है 1882 में आता है। इसने दोस्तों क्या किया, नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों एवं जिला स्तर पर जिला बोर्ड का गठन किया। ठीक है, इसीलिए दोस्तों याद रखेगा, इसीलिए जो रिपन प्रस्ताव है ना, इसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपसे पूछेगा स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं दोस्तों, आप बताएंगे रिपन प्रस्ताव 1882 को, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई, बोर्ड का गठन किया गया, न्याय पंचायत और जिला स्तरों पर दोस्तों ये सब चीजें की गई। इसलिए दोस्तों रिपन प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको बता दें कि रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। देखिए रिपन द्वारा जो प्रस्ताव आया था उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, और रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हमने बता दिया, क्योंकि इसने रिपन प्रस्ताव लाया था और बहुत अच्छे काम किए थे स्थानीय स्वशासन के लिए। ठीक है, एक और याद रखिएगा कि 1907 में हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसे शाही आयोग कहा गया, और इस आयोग ने राजनीति विकेंद्रीकरण की बात की। हमने पहले बता दिया कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक है, विकेंद्रीकरण की बात की। ठीक है, उसके बाद साथियों को पता है फिर आपने यहां दोस्तों अधिनियम आने लगते, और एक अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1919। आपको पता होगा, चीजें आपने पढ़ा भी होगा, हमने आगे पढ़ाया भी है। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या होता है, इसके द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित विषय के रूप में शामिल किया गया दोस्तों, और विधि बनाने की शक्तियां प्रांतीय विधायकों को सौंप दी गई, यानी कि पंचायतों को भी शामिल किया गया। और कानून बनाने के लिए दोस्तों वहां के जो विधायकों हैं ना, विधायिकाओं को दोस्तों, जो प्रांत में विधायिकाएं होती है उनको सौंप दी गई कि इस पे आप कानून बना सकते हैं। अब देखिए संविधान सभा में इसके लिए क्या काम हुआ, तो आपको बता दें कि संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक, क्या नाम था, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने किया था। ठीक है, आपको पता है श्रीमन नारायण जी ने कहा कि पंचायती राज का गठन करिए। इन्होंने गांधी जी के, देखिए गांधी जी कहा जाते थे दोस्तों गांव में ऐसी चीजें होनी चाहिए। ठीक, इसका समर्थन करते थे गांधी जी, तो उन्हीं के विचारों से दोस्तों ये प्रसिद्ध थे विचार, उन्हीं के विचारों से दोस्तों इन्होंने कहा कि पंचायती राज की व्यवस्था करिए। और उसी के द्वारा दोस्तों आपको पता है जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, और उसमें एक पड़ता है नीति निर्देशक तत्व दोस्तों भाग 4 में। ठीक, 36 से 51 तक। आपको पता होगा कि भाग 4 में दोस्तों, जो कि आयरलैंड से लिया गया था, 36 से 51 तक, वहां दोस्तों अनुच्छेद 40 डाला गया और कहा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। और इसी के द्वारा दोस्तों आपको पता है कि इनको संवैधानिक रूप से जब दर्जा मिला, तो दोस्तों इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, जिसमें दोस्तों भाग 9 में पंचायतें दोस्तों, इसमें कुछ अनुच्छेद जोड़े आते हैं दोस्तों कि 243 से लेकर 243 आड़ा तक, और दोस्तों उसी साथ दोस्तों और 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में ही दोस्तों। इसके द्वारा आपको पता है 9A जोड़ा जाता है, नगर पालिकाएं, जो अनुच्छेद 243 ता से लेकर के 243 या 6 तक जाता है। और दोस्तों यहीं पर एक चीज और इसी में दोस्तों याद रख लेंगे, सहकारी समितियों को भी दर्जा दी जाती है दोस्तों। कहां से कहां तक, तो दोस्तों 97वां संविधान संशोधन 2011 में करते हैं, और भाग 9 का खा दोस्तों सहकारी समितियों को शामिल कर देते हैं अनुच्छेद 243 याजा से लेकर अनुच्छेद 243 या और ना तक। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन्होंने कहा कि अब अगर गांव का विकास करना है तो गांव में कुछ कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे।
ठीक है, मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या होते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने गांव में, जैसे कि दोस्तों पानी की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, पढ़ाई की व्यवस्था करना, उस चीजों को ना, तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों, इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप दोस्तों, यानी गांव को विकास करने के लिए दोस्तों इन्हीं लक्ष्यों को लेते हुए नेहरू जी ने दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, यूपी बीएल 2022 में पूछा गया था दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों कब शुरू हुए थे, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किसके सहयोग से दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका की एक कंपनी थी फोर्ड फाउंडेशन। दोस्तों फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका की एक कंपनी थी दोस्तों, उसके द्वारा दोस्तों, उसके सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दोस्तों याद रखिएगा कब किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत, तो 2 अक्टूबर 1952 को। और आपको बता दें कि सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन सा था, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में चलाया गया। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं ये चीजें दोस्तों बहुत खर्चा हो गया इससे, मगर दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था कि गांव में दोस्तों आर्थिक विकास किया जाए और सामाजिक सुधार किया जाए दोस्तों, मगर सब चीजें क्या होती असफल हो जाती हैं। नेहरू जी बहुत कुछ करते दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाते, मगर दोस्तों आपको पता है कि ये चीजें दोस्तों जो वहां तक नहीं पहुंच पाती, गांव तक नहीं पहुंच पाती, पहले दोस्तों क्या होते हैं, विधायक नेता सब खा जाते हैं, और उसी तरीके दोस्तों ये चीजें भी असफल हो गई। और उस समय दोस्तों आपको पता हमारा देश नया नया आजाद हुआ था 1953 में, लगभग दोस्तों 3-4 साल हमें आजाद होते हुए थे। तो नेहरू जी को दोस्तों बहुत बड़ा झटका लगा कि हमने इतने पैसे खर्च कर दिए और गांव में किसी भी तरीके की तरक्की हमें दिखाई नहीं पड़ रही। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, एक दोस्तों कमेटी, ठीक है, अब दोस्तों उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी, भैया इसकी जांच करिए। तो सबसे पहली कमेटी बहुत और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ समितियां देखेंगे, जब दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों क्या होते हैं, असफल होते दोस्तों, तो उनमें बाधा कौन बने दोस्तों, उनका पता लगाने के लिए नेहरू जी ने दोस्तों एक बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश की। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति गठन किया 1957 में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इनका उद्देश्य क्या था, इस कमेटी को गठित करने का उद्देश्य क्या था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की संरचना एवं कार्य प्रणाली की संरचना एवं सफलता में बाधक बनने वाले कारणों का पता लगाना। मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों असफल हो गए, क्या कारण रहा, क्या कार्य प्रणाली में क्या दिक्कत हुई दोस्तों, उसका पता लगाना था। और दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा, देखिए जब बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों आपसे पूछा है कब आई, तो 1957 में, ठीक है। इन्होंने रिपोर्ट में क्या बोला कि दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम को असफल बनाने हेतु पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों क्या बनाने हेतु, सफल बनाने हेतु दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए। मतलब इस कमेटी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि भैया जो आप गांव का विकास करना चाहते हैं ना, आप जो एमएलए को यानी नेता को जो पैसे देते हैं ना खा जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिए, गांव का ही व्यक्ति चुनिए और उसे पैसे दीजिए, वो गांव का विकास तो करेगा ही करेगा। तो ये समझ गए, तो इन्हीं के द्वारा सिफारिश की गई भैया पंचायती राज व्यवस्था करिए। और देखिए जो गांव का व्यक्ति होगा ना कुछ तो काम करेगा गांव में, ठीक है। तो इनके द्वारा कहा गया आप जो गांव में विकास करवाना चाहते हैं ना, गांव के ही व्यक्ति को पकड़िए, ठीक है। तो ये कहा इन्होंने, यानी पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा। और कहा क्या, समझिएगा, आपको दोस्तों याद रखना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार कौन है, तो बलवंत राय मेहता जी, ठीक है। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मतलब सुझाव दिया था। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की, तो बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। कहां कहां, तो इन्होंने कहा कि गांव स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत बना दीजिए, ठीक है, गांव पे दोस्तों ग्राम पंचायत होनी चाहिए और हर एक ब्लॉक पे दोस्तों ब्लॉक पंचायत हो जाए, और जिला दोस्तों जिला स्तर पे जिला परिषद हो, यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय दोस्तों सिफारिश की। और आपको बता दें नेहरू जी इनकी बात मानते दोस्तों। और सबसे पहले याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है ना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत करते। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है, 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों कहां से, राजस्थान के नागौर जिले के बदगरी नामक गांव से दोस्तों इसकी शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा, स्वयं
प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूसरी, देखिए पहली चीज दोस्तों सबसे पहले कहां शुरू की गई, तो नागौर जिले। दूसरा दोस्तों 11 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में। फिर दोस्तों 1960 में कर्नाटक, असम, तमिलनाडु। फिर दोस्तों 62 में महाराष्ट्र में शुरुआत हो गई, और 63 में गुजरात में भी हो गई, और 64 में पश्चिम बंगाल में भी इसकी शुरुआत हो गई। तो याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने किसकी सिफारिश दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। और कहां शुरू की कर दी गई दोस्तों, तो हम बता चुके नागौर से। फिर दोस्तों एक कमेटी और दोस्तों गठित की गई, अशोक मेहता समिति। आपसे पूछेगा अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, तो 1970 में दोस्तों इसमें 13 सदस्यीय कमेटी थी दोस्तों, 13 सदस्य इसमें थे दोस्तों। इसने क्या कहा, इसने दोस्तों कहा कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इन्होंने कहा कि 3 स्तरीय नहीं, देखिए बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय बताई थी, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय बता दी। कहा क्या कहा कि 2 स्तरीय कौन कौन से होने चाहिए, इन्होंने कहा कि एक मंडल पंचायत बनाइए, यानी कि 15 से 20 गांव को मिला के एक मंडल बना दीजिए, उसमें मंडल पंचायत कर दीजिए, और एक जिला परिषद, यानी कि 2 स्तरीय समिति की सिफारिश की थी। किसने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 4 साल का हो, ठीक है, और राजनीतिक दलों को भी भाग ले चाहिए। कहा कि जो गांव के इलेक्शन होते हैं ना, उसमें जो राजनीतिक दल है जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इनको भी भाग लेना चाहिए। और इन्होंने क्या कहा कि एससी व एसटी को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इनको आरक्षण भी हो। और वित्त आयोग का गठन करना चाहिए पंचायतों के लिए दोस्तों, जहां से ग्राम प्रधान यानी कि जो पंचायत के प्रमुख होते हैं उनको पैसा मिले काम करवाने के लिए। इसके लिए एक वित्त आयोग का गठन पंचायतों के लिए किया जाना चाहिए दोस्तों। तो याद रखेगा वित्त आयोग का गठन भी कहा गया। और 2 स्तरीय यानी अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की, 2 स्तरीय समिति की सिफारिश की, ठीक है। चलिए उसके बाद मेरे साथियों पीकेवी राव समिति। देखिए पीकेवी राव समिति, देखिए इनमें दोस्तों 4 चीजें हो गई, 4 नाम हो गए ना, पीकेवी राव है ना, 4 अक्षर इनके हैं। तो यार कहेगा इससे याद रखना कि इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज मॉडल का सुझाव दिया। देखिए अभी आपको बताया हमने कि 2 स्तरीय किसने कहा, अशोक मेहता समिति ने, और 3 स्तरीय किसने कहा, बलवंत राय मेहता समिति ने दोस्तों, और 4 स्तरीय किसने सुझाव दिया, 1985 में आई पीकेवी राव समिति। इन्होंने कहा 4 स्तरीय मॉडल अपनाइए। कौन कौन से, एक दोस्तों होना चाहिए राज्य स्तर पे राज्य विकास परिषद, एक होना चाहिए दोस्तों जिला स्तर पे जिला पंचायत, एक होना चाहिए दोस्तों मंडल पंचायत, और एक होना चाहिए ग्राम पंचायत। दोस्तों इसको कोकार्ड समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस समिति को कोकार्ड समिति भी कहते हैं। और इसने कहा क्या कि राज्य वित्त आयोग का गठन करिए, और इनका कार्यकाल दोस्तों 5 साल का होना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा कि 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, और 4 स्तरीय पीकेवी राव समिति द्वारा सिफारिश की गई। अब देखिए दोस्तों एलएम सिंघवी समिति आती है 1986 में। अब देखिए इसने क्या कहा दोस्तों, समझिएगा। इसने दोस्तों क्या कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करिए। देखिए जब तक संविधान में दोस्तों इनको दर्जा, संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा ना, तब तक इन पे चीजें हो नहीं पाएंगे। इनको पैसे कैसे मिलेंगे और काम कौन कौन से करेंगे, इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ा कदम दोस्तों उठाया इसने, ठीक। इसने कहा इसको संवैधानिक दर्जा दीजिए, ठीक है। किसने, एलएम सिंघवी समिति द्वारा, ठीक है, 1986 में आई, ठीक है। और क्या कहा कि चुनाव में दलों की भागीदारी न हो, मतलब कि जो चुनाव लड़े जाए ना गांव स्तर पे, उनमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब चीजें ना हो दोस्तों, ठीक है। और न्याय पंचायतों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों पीके थुंगन समिति। दोस्तों देखिए इन दोनों ने बात की थी कि भैया इसे संवैधानिक दर्जा दीजिए। आपसे पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग किसने की, किस कमेटी ने, तो आप बताइएगा एलएम सिंघवी व पीके थुंगन, दोनों समिति होना, ठीक है। चलिए तो दोस्तों पीके थुंगन समिति आती है 1988 में। इसने क्या कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दीजिए, संवैधानिक आधार दीजिए दोस्तों, और महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण भी दीजिए, और प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का भी स्थापना की, जिससे दोस्तों इन सबको पैसे भी मिल सके दोस्तों। जो ये पंचायती राज हैं, ठीक दोस्तों, इनको पैसे भी मिल सके। जो प्रधान है ये काम कैसे करवाएंगे, इनके लिए पैसे चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इन सभी, और इन्होंने क्या कहा कि पंचायतों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष हो, परंतु अगर राज्य की इच्छा दोस्तों उसको 3 साल से कम भी ना करे, यानी कम से कम दोस्तों 3 साल और ज्यादा दोस्तों 5 साल का कार्यकाल पंचायतों का होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1989 में, समझिएगा दोस्तों इनके कौन किसने किसने कहा, देखिए 86 में एलएम सिंघवी और 88 में पीके थुंगन समिति ने क्या कहा कि इसे संवैधानिक दर्जा दीजिए। और इसको देखते हो दोस्तों क्या होता है कि 1989 में, नोट रखिएगा, 1989 में राजीव गांधी द्वारा लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जो कि लोकसभा में तो पारित हो जाता है, मगर दोस्तों राज्यसभा में पारित होता है। इसलिए दोस्तों ये यहीं से इसका एंड हो जाता है, यानी यहीं से समाप्त हो जाता है, ठीक है। फिर साथियों अब देखिए कुछ समय दोस्तों पड़ा रहता है, उसके बाद क्या होता है,
ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन होगा, जिसमें दोस्तों ग्राम पंचायत जोड़ा जाएगा, और 74वां संविधान संशोधन होगा, जिसमें दोस्तों नगर पंचायत यानी नगर पंचायतें जोड़ी जाएंगी। ठीक, इन पे काम हम अब इनके आगे दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ तक अगर समझ में आया तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है दोस्तों। तो आपको बता दें कि हमने दोस्तों एक क्लासेस चलाई है, ये आपका है संपूर्ण संविधान का, इसमें आपको एक क्रम में लगी वीडियो मिल जाएंगी, जाइए देखिए। और दोस्तों अगर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का आपने फॉर्म डाले तो आप यहाँ जाकर के जीएस पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार दोस्तों आप जाकर के बिल्कुल अच्छे से दोस्तों संविधान देख लीजिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।